नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी गई। तो क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो लखनऊ में मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। तो बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी की गई। तो मंत्रिपरिषद की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी गई और ये सारी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। तो ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की गई लखनऊ में। तो आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक की गई। मंत्रिपरिषद को सहमति मिल गई। उसके पहले दो प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से रखे गए। एक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विक्ट्री के लिए हम उनको बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की एक दीप्ति शर्मा जी जो डिप्टी एसपी है, वो भी उसकी वो थी प्रतिभागी। हम उनको भी विशेष रूप से बधाई देते हैं। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो जीत हासिल की है। दूसरा विषय, जो दिल्ली में आतंकवादी घटना हुई उसकी निंदा के उसके संबंध में एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव ये भी था कि उसकी निंदा की जाए और हर तरह से उनके परिवारों को जिन लोगों ने अपनी जान खोई या जो लोग बेचारे अभी तक बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गई। और इसके अतिरिक्त जो मंत्रिपरिषद के समक्ष जो प्रस्ताव आज आए थे, उसमें मैं विशेष रूप से 4 प्रस्ताव के ऊपर तो मैं आपके से बात करूंगा और बाकी प्रस्तावों पर जो है हमारे मंत्री हैं वो करेंगे। एक जी, ये 20 का हिस्सा नहीं थे, ये अलग से आए थे ये दोनों प्रस्ताव। ये अपने आप में, इसके अलावा न्याय विभाग के 2 प्रस्ताव हैं। एक तो यह है कि जो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण, ये विशेष रूप से 156 जो हमारे निजी सचिव थे उनको ग्रेड 1 में प्रमोट किया गया है। एक प्रस्ताव तो यह है। इसमें लगभग वार्षिक रूप से 10 करोड़ सालाना का व्ययभार सरकार के ऊपर आएगा, 10 करोड़ रुपए। अभी तक जो किराए का रजिस्ट्री का प्रोविजन था, उसमें स्टाम्प ड्यूटी रेट ज्यादा था। अब उसको एक तरीके से रिवीजन किया गया है और उसमें काफी छूट पहुंचाई गई। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 व 18 के प्रावधानों के अधीन 1 वर्ष की अवधि की अचल संपत्ति की किराएदारी संबंधी विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। इसके संबंध में काफी रिलैक्सेशन दिया गया है कि अभी तक 2 लाख रुपए तक अगर 1 साल का किराया है तो उसको मात्र 500 रुपए का रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प शुल्क देना पड़ेगा 1 वर्ष के लिए। और 1 से 5 वर्ष है तो 1500 रुपए, 5 वर्ष से 10 वर्ष है तो 2000 रुपए। इसके अतिरिक्त 2 लाख 1 से लेकर अगर 6 लाख रुपए तक का किराया है तो उसके लिए स्टाम्प शुल्क 1500 रुपए है अगर 1 वर्ष के लिए है, और अगर 1 वर्ष से 5 वर्ष का है तो 4500 रुपए है, 5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए है तो 7500 रुपए। ये 6 लाख रुपए से 6 लाख 1 रुपए से लेकर अगर 10 लाख रुपए तक किराया की वैल्यू है तो 2500 रुपए स्टाम्प शुल्क है 1 साल के लिए। 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए अगर किरायानामा लिखा जाता है तो उसके लिए 6000 रुपए है स्टाम्प शुल्क, और अगर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक है तो उसके लिए 10,000 रुपए। ये अपने आप में एक छूट दी गई है काफी, क्योंकि बहुत से लोग ये भी सोच कर कि सालाना वार्षिक। इसके अतिरिक्त एक सर हम और करके चले जाएंगे कि जो बागपत मेडिकल कॉलेज को हमारे बागपत मेडिकल कॉलेज को अभी तक कुल 60 जनपदों में राजकीय व निजी क्षेत्र मिलाकर कुल 80 मेडिकल कॉलेज संचालित स्थापित किए गए हैं।
ये पीपीपी मोड पर बागपत का मेडिकल कॉलेज बनना है। इसके लिए हमारी मत्स्य विभाग की कुल 5.6000 हेक्टेयर भूमि, जो 5.0700 हेक्टेयर विवादित भूमि, 4.5300 हेक्टेयर को छोड़ते हुए सभी प्रकार के निर्बंधों से मुक्त कराते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की जा रही है। ये बागपत में भी मेडिकल कॉलेज पीपीपी बोर्ड पर बनने का रास्ता साफ हो गया। ये अब हम अपने अनुरोध करेंगे श्री अनिल राजभर जी से कि वो एक अपना प्रस्ताव दें, उसके बाद श्री असीम अरोड़ जी, उसके बाद राकेश सचान जी। दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 को संशोधित किया है। उसमें 2-3 जो प्रमुख बिंदु है, मैं उस पे दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 मंत्रिमंडल ने इसका संशोधन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। 2-3 बिंदु इसमें प्रमुख रूप से मैं सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए ये था, अब इसको पूरे उत्तर प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी हम लागू करने जा रहे हैं। दूसरा, पहले इस अधिनियम में निजी अस्पताल, क्लिनिक, गृह, वास्तुकार, तकनीकी परामर्शदाता, सेवा प्रदाता, इन लोगों पर लागू नहीं था। अब ये इस पर भी लागू हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेज पार्क निजी भूमि को डेवलपमेंट करके और निजी लोगों को बेचना था, उसमें 50 लाख रुपए प्रति एकड़ सरकार डेवलपमेंट के लिए दे रही थी। तो मिनिमम 10 एकड़ से लेकर के ऊपर 50 एकड़ 100 एकड़ जितने भी एरिया पे करना है तो उसको वो कर रहे थे। उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी। अभी तक हम लोग निजी भूमि पर पार्क डेवलप करने के लिए 12 मीटर की सड़क को हम लोग कहते थे कि 12 मीटर रोड पर अगर आपकी मिनिमम 10 एकड़ से ऊपर जगह है तो वो आप अपना डेवलप करिए। उसमें सरकार डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए प्रति एकड़ आपको पैसा देगी और आप उसको डेवलप करेंगे, आप ही उसको बेचेंगे, रेट भी आप निर्धारित करेंगे। उस स्थान तक बिजली हम देंगे, वहां तक सड़क बनाएंगे। बहुत सारी डिमांड हो रही थी प्रदेश में, तमाम सारे लोगों की भूमि अंदर थी, क्योंकि हाईवे में भूमि महंगी भी है। तमाम लोग जो बनाना भी चाहते थे तो किसी की 2 किलोमीटर अंदर, किसी की 2.5 किलोमीटर अंदर, तो बहुत दिनों से संपर्क में थे। तो उसी पे हम लोग संशोधन लाए कि अब 12 मीटर नहीं, अगर कोई जमीन उसकी 2.5 किलोमीटर अंतर तक चक्रोट में भी है, मतलब 375 मीटर का जो चक्रोट है वो 2.5 किलोमीटर तक अगर स्थित है तो मिनिमम 15 एकड़ से ऊपर 50 एकड़ तक का अगर वो प्रस्ताव देता है तो उस 2.5 किलोमीटर तक पीडब्ल्यूडी विभाग, सरकार जमीन भी अधिग्रहित का पैसा देगी और सड़क भी बना देगी 7 मीटर। तो इससे 15 एकड़ से 50 एकड़ तक अगर भूमि का कोई प्रस्ताव आता है प्लेज पार्क के लिए तो वहां तक हम सड़क भी बना देंगे और वो सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा, सरकार बना देगी और वो उसके बाद पार्क डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद वो बेचेगा, बेच करके अपना सारा इंतजाम प्राइवेट आदमी का है, लेकिन सरकार इसकी मदद के लिए काम करेगी। एक तो मूलतः ये संशोधन बड़ी डिमांड थी तो इसको 12 मीटर से घटा करके 7 मीटर किया गया है। 7 मीटर और वो 7 मीटर टॉप होगा, अभी बता रहे हैं। 7 मीटर टॉप होगा, 1.5 मीटर उसका फुटपाथ होगा। तो एक तो ये संशोधन बड़ा किया गया। इसमें दूसरी एक डिमांड आ रही थी स्टैम्प विभाग से कि जब हमारे 12 प्लेज पार्क डेवलप जो हो गए उसमें जब वो रजिस्ट्री कराने जा रहा था तो जो 18 मीटर रोड था, 7 मीटर था, 5 मीटर था, तो जो स्टैंप ड्यूटी जनरल लगती थी कि 18 मीटर, पार्क के अंदर भी वही रेट लगा रहे थे। हालांकि स्टैंप ड्यूटी सरकार माफ कर रही थी लेकिन उनको इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही थी। तो अब उस पर हम लोगों ने केवल 7 मीटर का कर दिया स्टैंप विभाग के और सारे सरकार की सहमति से
कि पार्क के अंदर कोई रोड के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी उसे नहीं देनी होगी। वो स्टैंप ड्यूटी 7 मीटर पर ही देगा। एक सड़क पर चाहे 18 मीटर पर उसकी इंडस्ट्री हो, चाहे 22 मीटर पर हो, वो स्टैंप ड्यूटी की उसको स्टैंप ड्यूटी तो सरकार 100% छूट थी, लेकिन तमाम इंडस्ट्री के लोग आ रहे थे कि भाई हमें उसी सर्कल रेट से 1 नंबर का पैसा देना हो रहा है, तो हमें दिक्कत हो रही है, तो इस पर भी छूट दी गई है। तीसरा, जो प्राधिकरण के अंतर्गत कोई प्लज पार्क बना रहा था तो उसको विकास शुल्क 100% देना हो रहा है। इससे भी लोग परेशान थे, तो उस विकास शुल्क को घटा करके उसकी ड्यूटी 75% घटा दी गई, 25% ही विकास शुल्क उसको देना होगा। तीसरा, इसमें एक संशोधन हम लोगों ने किया है कि मानचित्र भी अभी तक सैंक्शन कराने के लिए उसको प्राधिकरण के पास जाना होता था। अब हमारे यहाँ उद्योग आयुक्त को ये अधिकार दे दिए गए हैं हमारे विभाग के। नहीं, वो 10 एकड़ से तो ऊपर पार्क रहेगा ही, लेकिन 15 से ऊपर अगर कोई होगा तो हम 2.5 किलोमीटर अंदर तक सड़क बना देंगे। अभी तक बहुत सारे लोग थे कि हमारी जमीन है 1 किलोमीटर अंदर, लेकिन 3-3.5 मीटर का चक्रोट है। अब अगल बगल हम पूरी जगह खरीदे और डेवलप करके अपने यहाँ तक ले जाए, तो उसको दिक्कत हो रही थी। अब वो सरकार जगह का इंतजाम करके सड़क भी बना देगी और आप अपना पार्क अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम इससे ये समझते हैं सब सरकार देगी, वो सड़क बना के हम देंगे, सड़क बना के देंगे। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएगा, फुटपाथ बनाएगा और उसको 2.5 किलोमीटर अंदर तक। शर्त ये है कि 15 एकड़ से भूमि कम न हो, 15 से ऊपर भूमि होगी तो ये सुविधा हम दे देंगे उसको वहां तक डेवलप करके। पब्लिक का लाभ ये होगा कि आज लखनऊ हो या पूरे 75 जनपद में बहुत सारे लोग लैंड के लिए इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह ढूंढते। लैंड बैंक सरकार रिक्वायर करे, पार्क बनावे, उस पर ये निजी पार्क में बहुत सारे लोग हैं जो निजी पार्क बना करके उन्हीं को बेचना है। तो वहां के जितने भी एमएसएमई के लोग हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको आसानी से जगह उपलब्ध होगी और सस्ती जगह मिल जाएगी। ये पूरे 75 जिलों में है। प्राधिकरण के अंदर भी आप बना सकते हैं। आप जब प्लज पार्क के बनाने के लिए आएंगे, जगह लेंगे 15 एकड़, अगर ये कह के आएंगे सरकार से कि हम प्लज पार्क बना रहे हैं, तो जो 15 एकड़ जगह खरीदेंगे उसकी 100% स्टैंप ड्यूटी छूट होगी। और जब वो प्लज पार्क आप डेवलप कर देंगे, उसमें जो इंडस्ट्री वाले को बेचेंगे उसमें भी 100% स्टैंप ड्यूटी छूटी। और प्लज पार्क में 50 लाख रुपए प्रति एकड़ हम आपको 1% टोकन मनी पर डेवलप करने के लिए ब्याज देंगे, मतलब धन देंगे। आप वो डेवलप करिए, डेवलप करके सरकार का पैसा वापस कर दीजिए, आप ही इंडस्ट्री वाले को बेचिए, आप ही उसके पूरे मालिक हैं। ये किसान व्यापार कर सकता है। हाँ, किसान व्यापार कर सकता है, किसान भी तमाम जो लैंड बैंक वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। इसमें 12 पार्क जो हमारे डेवलप पड़े हुए हैं, उन डेवलप पार्कों को बेचने में दिक्कत हो रही थी व्यवहारिक। बहुत सारे इंडस्ट्री वाले स्टैंप की बात कर रहे थे कि 18 मीटर रोड पर है। अब वो 18 मीटर के हिसाब से जो एक नियम स्टैंप विभाग का चल रहा था उसी हिसाब से स्टैंप मांग रहा था। एक तो वो छूट हो गई और उस पर जो विकास शुल्क पर छूट हो गई। तो तमाम जो नक्शे पास होने पर उसको दिक्कत हो रही थी, वो नक्शे पास होने का औद्योगिक विभाग में हमारे जिला उद्योग अधिकारी और आयुक्त जो है वहां तक नक्शा पास हो जाएगा। तो ये बड़े अमेंडमेंट किए गए। हम इससे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लैंड बैंक तैयार होगा और एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी और बड़े प्रयास से ये काम किया गया है। क्योंकि अब ये इसीलिए अनिवार्यता की गई है कि अगर 15 एकड़ से 50 एकड़ तक भूमि होगी तो 2.5 किलोमीटर सड़क बनाने का मतलब है प्राइवेट आदमी तो बना ही नहीं सकता। हम अगल बगल की जमीन भी खरीदे, उसको पक्का भी बनावे। तो ये सुविधा सिर्फ इसलिए दी गई है कि हमारे 75 जिलों में लैंड बैंक तैयार हो और एमएसएमई को इंडस्ट्री लगाने पे भूमि। और बस यही आज मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पड़ा।
धन्यवाद सर। ये नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है, जो सोशल सेक्टर को, सामाजिक क्षेत्र को बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन की राह दिखाएगा। जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि किसी को मृतक डिक्लेयर कर दिया गया जबकि वो जीवित था, और अन्य भी कारणों से किसी की पेंशन रुक गई या किसी की नई पेंशन बनने में कठिनाई हो रही थी। तो काफी कुछ हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन उसको और अच्छा करने पे विचार बना, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस से हमको अब बढ़ना है इजी गवर्नेंस की ओर। तो ऑनलाइन तो सब कुछ है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे किया जाए, इस पे विचार हुआ। सरकार ने एक फैमिली आईडी नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि करीब 25-30 विभागों से जुड़ा हुआ है, और उसके जरिए अगर समाज कल्याण की बात करें तो हमको मालूम है कि ऐसे कितने लोग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, यानी जिनकी 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है और वो इनकम क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं। जब हमको पता है तो फिर उनसे क्या आवेदन भरवाना और क्या उनके प्रिंट आउट लेना, क्यों ना उनको सीधे पेंशन दे दी जाए। इस विचार पे अध्ययन हुआ, चर्चा हुई, तो मालूम हुआ कि नहीं, हम लोग को एक बार उनकी सहमति लेना जरूरी है पेंशन स्वीकृत करने से पहले, क्योंकि क्या पता मृत्यु हो गई हो, क्या पता आय प्रमाण पत्र पुराना है, इसके बाद में उनके बेटी की नौकरी लग गई हो, बेटे की नौकरी लग गई हो। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए अब आज जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, फैमिली आईडी के जरिए हमको मालूम होगा कि ये लोग 60 साल से ऊपर हैं या अगले 3 महीने में 60 साल के होने वाले हैं। उनको कोई आवेदन नहीं करना होगा, कहीं नहीं जाना होगा उनको, विभाग स्वयं उनको संपर्क करेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या उनके घर जाकर के, और उनको अवगत कराएगा, दादी, चाची, अम्मा, आप पेंशन के लिए, हाँ, मतलब हम अभी से प्रोसेस शुरू करेंगे तो 3 महीने में हम पूरा कर लेंगे। टारगेट ये है कि जिस महीने जो पात्र वरिष्ठजन 60 वर्ष के हो रहे हैं, उसी महीने से उनकी पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाए। जी, अब वेरिफिकेशन सारा हमारे पास है, लेकिन केवल एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस बीच मृत्यु तो नहीं हो गई, इस बीच उनका आय प्रमाण पत्र चेंज तो नहीं हो गया। बस इतने के लिए उनके पास में हम सूचना स्वयं देंगे, और कई माध्यमों से केवल अपना एक बायोमेट्रिक देना होगा और उसको सहमति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बायोमेट्रिक देने का पहला तरीका होगा, किसी भी मोबाइल फोन पे हमारी ऐप के जरिए कर सकते हैं। वो अब वरिष्ठजन है, बहुत सीनियर हो सकता है वो ना कर पाए, लेकिन कोई भी उनकी मदद कर सकता है और उनका फेशियल रिकग्निशन के जरिए उनकी जैवता और उनकी सहमति हमको मिल सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हर पंचायत में ग्राम पंचायत सहायक लगाए गए हैं, उनके द्वारा काम किया जाएगा। और तीसरा विकल्प, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके भी ये काम कर सकेंगे। कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक पेंशन खातों में जाएगी, कोई आवेदन नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, सबको सीधे सीधे पेंशन मिलेगी अधिकार पूर्वक। जो मोदी जी ने गारंटी बोली थी, ये गारंटी कार्ड लेकर के हम वापस आए हैं कि हम पेंशन गारंटी के साथ देंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी एक मैनुअल सिस्टम है जिसमें कि अप्रैल, मई, जून में अधिकारी जाते हैं और परीक्षण करते हैं, जिसमें पुनः गलतियां होती हैं। गलती अधिकारी से हो भी सकती है और कुछ बदनीयती भी हो सकती है। इसको भी बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने एक जीवन प्रमाण नाम से एक व्यवस्था बनाई है, जिसको जैवता प्रमाण पत्र बोलते थे। वो पहले सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर के लिए की गई, उसके बाद में अब सबके लिए उसको खोल दिया गया है। तो वार्षिक सत्यापन जो होता है वो जैवता प्रमाण पत्र, जो कि अगर मोबाइल फोन से हम स्वयं कर सकते हैं, एक दूसरे का कर सकते हैं, कोई उसमें व्यय नहीं आता है। तो जीवित होने का प्रमाण भी जो वर्ष में एक बार चाहिए होता है, वो भी पूरी तरीके से आसान हो जाएगा, किस अधिकारियों का भी समय बचेगा, और जो तथाकथित मृतक हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। इस 2 परिवर्तनों को आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी। आय प्रमाण पत्र जो है उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं और तहसील उसका परीक्षण करती है, परीक्षण करके उसको वेरीफाई करती है। उसको हम सही मानते हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो उसको परीक्षण किया जाता है।
सब नहीं, मूल रूप से तहसील जारी करता है और तहसील की जिम्मेदारी है। तहसील का अपना सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर है, एसडीएम वगैरह, वो उसको चेक करते हैं। हम उसको, क्योंकि हमें फैमिली आईडी के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए मंगाना नहीं पड़ता है, हमको सीधे मिल जाता है कि इस परिवार का आय प्रमाण पत्र है। जी जी, उस पर विचार हुआ, अतिशीघ्र वो भी किया जाएगा। और यहाँ अगर बजट के हिसाब से मैं बताऊं तो लगभग 8,100 करोड़ का पेंशन का दायित्व सरकार का है और करीब 990 करोड़ का पेंशन का दायित्व इसके जरिए बढ़ेगा। लेकिन ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। आदरणीय योगी जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिया कि हमको सैचुरेशन मोड पे जाना है, 100% आच्छादित करना है। जितने भी लाभार्थी हैं, किसी कारण से छूट रहे थे, नए निगाह में आएंगे, हर एक को पेंशन मिलेगी, कोई बजट की समस्या नहीं होगी। अभी लाभार्थी हैं 67,50,000 और हमें, हमारा कैलकुलेशन है कि करीब 8.25 लाख लोग इसके जरिए बढ़ जाएंगे। आय सीमा इसकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली है वो है जी। पेंशन अभी मिल रही है 1,000 रुपए महीना। एक पॉइंट उसमें छूटा था प्लेज पार्क में, अभी तक 50 लाख रुपए प्रति एकड़ डीएम सर्किल के रेट पर हम लोग देते थे। इस पर भी बहुत सारे उद्यमी मिले थे कि जो पूर्वांचल हो गया या बुंदेलखंड या इधर, तो उनको अगर सर्किल रेट के हिसाब से तो 50 लाख किसी का नहीं पहुंचता था, किसी का 30 लाख पहुंचता था। तो अब वो बाध्यता हमने खत्म कर दी है। नहीं, डीएम सर्किल रेट की बाध्यता खत्म कर दी। अब कोई भी प्लस पार्क बनाएगा उसको 50 लाख रुपए प्रति एकड़ हम भी डेवलपमेंट के लिए देंगे। हाँ, एक कर दिया, पहले उसमें डीएम सर्किल रेट था, उसको हटा दिया। उत्तर प्रदेश में आज के बाद से किराए पर मकान लेना, मकान देना दोनों हो जाएगा सरल। निबंधन विभाग में कहता है कि कोई भी मकान किराए पर देते हैं, दुकान किराए पर देते हैं, तो 1 साल के ऊपर चीजें हैं तो आप कराएंगे रजिस्ट्री। लोग क्या करते हैं कि वो कराते हैं केवल 11 महीने के लिए, लेकिन कई लाख चल रहे हैं मुकदमे किराएदारों के। हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप कोई चीज प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, दुकान या मकान, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, क्योंकि स्टाम्प था 4%, यह 4% था। आज 4% हटा दिया गया, अब कर दिया केवल 2 लाख पर 500 रुपए। अब तक क्या लगता था, अगर 2 लाख रुपए सालाना किराया है तो इस पर लगता था 10,000 रुपए स्टाम्प, 10,000 से कर दिया केवल 500 रुपए। अगर इस किराएदारी 6 लाख तक है तो आज के डेट में स्टाम्प लगता था 30,000 रुपए, अब कर दिया केवल 3,000 रुपए। किराएदारी था 10 लाख तक था, इस पर स्टाम्प था 5 लाख रुपए, ये घटा कर दिया हम लोग को 5,000 रुपए। यानी कि अभी तक किराएदारी पर अधिकांश झगड़े होते थे, क्योंकि इस 10 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करते थे जिसका लीगल वैल्यू नहीं थी। लोग बड़े बड़े मकान रखे थे, किराए देने में डरते थे और ये डरते थे कहीं हमारा किराए पर दे रहा हूं फिर स्टे ले लेगा, फंसा लेगा। 2023-2020 में 2 गाइडलाइन आई कि रेंट कंट्रोल में कि अगर आपकी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं तो कोर्ट भी, सिविल कोर्ट भी, पुलिस भी उसी का इम्प्लीमेंट करेगा जो उसके एग्रीमेंट में लिखा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।